तो फर्स्ट टाइम जो हमारी वैल्यूज़ आई फर्स्ट इटरेशन में x0, x1, x2, जब हम नेक्स्ट इटरेशन निकालेंगे m = 2 के लिए, जो x0 निकलेगा यहाँ पे x1 और x2 की ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। x1 और x2 के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है x0, x2, x0, x1, उन सब में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। मीन्स जैसे हमें किसी वेरिएबल्स, किसी अननोन की वैल्यूज़ मिल जाती हैं और अगर वो नेक्स्ट इटरेशन में वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हम जो लेटेस्ट वाली वैल्यूज़ होगी वो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, उससे पहले वाली वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करते। और ये प्रोसेस हमने कोडिंग में जो हमें इसके आउटपुट देखेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ़ इटरेशंस 5 ले रखी हैं। तो L में है, जब तक M लेस देन रहेगा 5 से ये एग्जीक्यूट होंगी और जो लास्ट वैल्यूज़ होगी फिफ्थ इटरेशन वाली x0 में वो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। x0 में मिलेगा 1, x1 में -1 और x2 में 1। मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 1.00, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जब हमारे पास इस डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ प्लेस डिजिट्स अगर हम ले रहे हैं 3 या 4 जितने भी, वो हमारे सेम आ जाएं। तो इस प्रोसेस को अब मैं पूरी कोडिंग में समझा रही हूँ कि हमने करना कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हेडर फाइल हमने पहले डाली मैथ डॉट एच। वॉइड मेन फंक्शन ने स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो हमने इंटीजर लिए हैं i, j, m, n और l। i और j यूज़ करेंगे हम लूप के लिए। m, l में तो हम डालेंगे नंबर ऑफ इटरेशंस, n में डालेंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस और m हम इस l के लिए यूज़ करेंगे। ये जब तक हमारे पास इटरेशन 5 से कम है तो वो लूप एग्जीक्यूट होता रहे। फिर हमने फ्लोट में लिया x10, फिर x10 ये एरे है जिसका नेम है x, जिसका साइज़ है 10। मेमोरी में इसका कॉन्टीन्यूसली स्पेस मिलता है हमारे पास। हम इसमें सिर्फ 3 यूज़ करेंगे x0, x1 और x2। बाकी की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 0 इनिशियलाइज हो जाती हैं। ये आपने एरे वाले चैप्टर में रीड कर चुके हो। तो हमारे पास 3 एरे हुए, एक 1 डायमेंशनल एरे x, ये हमने यूज़ किया कोफिशिएंट्स के लिए। जैसे आपका कोफिशिएंट है ना x1, x2, x3 या xyz, या फिर आप बोल सकते हो x0, x1, x2 उसके लिए। फिर उसके बाद ये वेरिएबल्स के लिए यूज़ हुआ है। कोफिशिएंट के लिए हमने 2 डायमेंशनल लिया है a10, a10। ये रो है, ये कॉलम है। रो का मैक्सिमम साइज़ 10 रखा, कॉलम का भी मैक्सिमम साइज़ हमने 10 रखा। मीन्स ये वैल्यूज़ लेगा a00 पे, a01 पे, a02 पे, फिर a10 पे अप टू सोन। फिर उसके बाद b10, हमने इसका मैक्सिमम साइज़ 10 ले लिया। ज़रूरी नहीं था आप यहाँ पे 10 लो, आप इसमें 3 ले लो कि तब भी ये वर्क करेगा। तो इसमें हम वैल्यूज़ देंगे b0, b1, b2। मीन्स जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है। एक c हमने यूज़ किया लूप में यूज़ करने के लिए, मीन्स कोडिंग के लिए। फिर हमने अब यहाँ पे लिखा कि प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज़ ऑफ n, और फिर हमने उसको n में स्कैन करा लिया। यहाँ पे जो एंटर वैल्यूज़ ऑफ n है ये नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के लिए है। आप यहाँ पे लिख सकते थे एंटर द नंबर ऑफ़ इक्वेशन। इसकी आउटपुट इस तरह से मिलेगी, एंटर द वैल्यू ऑफ n या फिर नंबर ऑफ़ इक्वेशन 3। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ़ इटरेशन। हमने उसको l में स्कैन करा लिया। तो एंटर द नंबर ऑफ़ इटरेशंस हमने 5 डाली, l में वैल्यू होगी 5, n में वैल्यू है 3। नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं एंटर द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। अब जो देखो हम इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स डालेंगे हमारे पास, वो हमारे पास कोफिशिएंट्स इस तरह से हैं a11, a12, a13। देखो आप कोफिशिएंट्स ये यूज़ करते हो जैसे a00, a01, a02। हम इनके प्लेस पे a11, a12, a13 भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बुक में मेंशन है। तो हम मेमोरी में जो यह स्टोर है वो इस तरह से स्टोर है a00, a01, a02 पे। लेकिन हम जो अपना आउटपुट चाहते हैं, अगर हम उसमें a11 चाहते हैं इसके प्लेस पे a11, तो 0 से 1 कैसे आएगा? जब 1 का इंक्रीमेंट कर दें, मीन्स i में भी 1 का इंक्रीमेंट कर दे, j में भी 1 का इंक्रीमेंट कर दे, तो हमारी जो आउटपुट मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि a11 20, a12 1, a13 -2 और b1 70। लेकिन जो मेमोरी में स्टोर है वो इस तरह से स्टोर है कि a00, a01, a02 और b0। मीन्स हमारा a00 पे जो वैल्यू है वो है 20, a01 पे वैल्यू है 1, a02 पे वैल्यूज आएंगी -2 और यहाँ b0 की वैल्यू है 70। इस चीज़ को प्रिंट हमने इस तरह से कराया है कि a11, a12, a13, तो वो वैल्यूज आएंगी 21, -2 और b1 पे 70। अब इसकी हम लूप में देखेंगे हमने कैसे यूज़ करना है इसको। तो हमने ये प्रिंट कराया कि एंटर द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस। अब क्योंकि हम ये 2 डायमेंशनल एरे है और हमें यहाँ पे इनको प्रिंट कराना है, तो हम लूप
यूज़ करेंगे, यहाँ से लेकर इस फॉर लूप से लेकर यहाँ तक की जो हमारे पास कोडिंग है ये वैल्यू स्कैन करेंगी, मीन्स जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबको स्कैन करने के लिए। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एन, i प्लस प्लस, एन में हमारा 3 है, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी होगी 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, मीन्स ये लोग कितनी बार चलना है जब तक i की वैल्यू 3 से स्मॉल है। पहले 0 के लिए ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद i में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद i में फिर से इंक्रीमेंट हो गया 2, 2 के लिए पूरा का पूरा ये लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर 2 के बाद जब हम इंक्रीमेंट करेंगे 3, तो क्या 3 लेस देन है 3 से, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई क्योंकि वो इक्वल होता है। तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट ना होगी, हम नेक्स्ट स्टेप m इज इक्वल टू 1 पे आ जाएंगे। अब इस फॉर लूप के अंदर फिर से एक फॉर लूप यूज हो रहा है, तो फॉर i इज इक्वल टू 0, 1 और 2 3 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम जब होगा i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनी i की वैल्यू 0 है, x 0 पे 0, मीन्स जो हमारे पास ये तीनों वेरिएबल्स जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होते हैं हम 0 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा x 0 बन गया 0, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएगा x 1 0, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर से आ जाएगा x 2, वो भी क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x 0, x 1, x 2 तीनों को हमने 0 लिया। अब हम इस तरह से इसकी वर्किंग ले रहे हैं, जब i 0 है तो x 0 पे वैल्यूज आ गई 0। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन एंड j प्लस प्लस, यहाँ पे अब j की वैल्यू 0 है तो प्रिंट एफ a परसेंटेज डी i प्लस 1 j प्लस 1, देखो i की वैल्यू 0, j की वैल्यू भी 0, यहाँ 0 है, 0 प्लस 1 1, मीन्स यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू आई 1, फिर उसके बाद j 0 प्लस 1, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आई 1, तो ये वैल्यू क्या बनी a11। लेकिन मेमोरी में ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, वो स्कैन हुआ है aij पे, i में 0 है, j में 0 है, a00 पे, मीन्स मेमोरी में इस तरह से स्टोर है a00, a01, a02। लेकिन हम इसको कैसे प्रिंट करा रहे हैं, a11, a12, a13 से, वो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेमोरी में जो है वो इस तरह से है, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन यूज़ की गई है जस्ट इसको प्रिंट कराने के लिए कि a1 में वैल्यू आ जाए, a12 में आ जाए, a13 में आ जाए। अब यहाँ पे देखो जैसे ये स्कैन हुआ फर्स्ट वाला a00, उसके बाद फिर यहाँ पे j में इंक्रीमेंट हो गया, i अभी भी 0 है क्योंकि इस आउटर लूप के लिए i 0, यहाँ पे अब j की वैल्यू कितनी होगी 1, i में 0, j में 1, तो यहाँ कितना बन गया 0 प्लस 1 1, फिर उसके बाद j में 1 था, 1 प्लस 1 यहाँ 2, a12 ये वाला नेक्स्ट। एक्चुअल में ये किस पे स्टोर हुआ है, aij मतलब a0, j की वैल्यू 1, a0 1 पे। अब इनके जो हमारे पास प्रिंट मिलेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराने के लिए इक्वल का साइन हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से पहले ही लिया है क्योंकि हम आउटपुट में यहाँ पे इस इक्वल साइन को यूज़ करना चाहते हैं। तो a11 पे वैल्यू आ गई 20, a12 पे वैल्यू आ गई 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट j में फिर से इंक्रीमेंट होगा, j में इंक्रीमेंट हो गया 2, 2 के लिए हमारे पास यहाँ a02 पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद जब j में इंक्रीमेंट होगा, अब इंक्रीमेंट हुआ 3, तो 3 लेस देन एंड 3 से नॉट पॉसिबल, हम इस फॉर लूप से बाहर आ गए। जो अंदर वाला लूप था, इनर वाला लूप, आउटर वाला लूप अभी उसके आउटर लूप के अंदर ही हम। अब हमने प्रिंट कराना है b परसेंटेज डी i प्लस 1, और फिर स्कैन कर रहे हैं b i पे, मीन्स हम स्कैन तो करा रहे हैं इस पे b01 पे, लेकिन हम इसको आउटपुट में कैसे दिखा रहे हैं b1, जो हमारा b0, b1, b2 है उसको आउटपुट में हम दिखा रहे हैं b2, b3। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ आई b1, b2, b3, यहाँ पे इसमें प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे i प्लस 1 लिया है। तो अब इसकी आउटपुट हमें इस तरह से मिलेगी कि b1 17, तो हमारी जो वैल्यूज़ प्रिंट हुई, पहले i इज इक्वल टू 0 के लिए इस लूप की वर्किंग फिर से एक्सप्लेन करें। जब i 0 था, x 0 में 0 हुआ, फिर हम इनर लूप में आ गए, j की वैल्यू 0 है, 0 के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू स्कैन होगी a00 पे, फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया यहाँ पे a11 में 20, फिर उसके बाद यहाँ पे j में इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास वैल्यूज़ बनी यहाँ पे a01, उसको हमने प्रिंट कराया a12 पे 1। नेक्स्ट जब j की वैल्यू हुई हमारे पास 2, मीन्स a02 पे उसको हमने प्रिंट करा दिया a13 पे वैल्यू -2। अब ये वाले लूप का काम ख़त्म। हम यहाँ पे आ गए प्रिंट एफ, b में हमने प्रिंट कराई वैल्यूज़ b0, b1, b2, लेकिन इसको हमने कैसे प्रिंट दिखाया यहाँ पे कि b1 की वैल्यू 17,
तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे पास जो b1 की वैल्यू थी यहाँ पे होगी 17। जैसे अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई उसके बाद कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ गया i++। अब पहले 0 था, 0 में अब 1 का इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे आ गया x1 = 0। फिर से ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, हम सेकेंड रो में आ गए। सेकेंड रो का मतलब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 0, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे, मीन्स A1 0 पे। इसको हम कैसे प्रिंट कराना चाहते हैं कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A2 1, इसलिए यहाँ पे हमने i+1 और j+1 यूज़ किया है। अब ये वाला जो लूप है 3 बार एग्जीक्यूट होगा। 0 के लिए j = 0, j = 1, j = 2 और आउटपुट पे हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ मिलेंगी A21, A22, A23 यहाँ तक। और मेमोरी में कैसे स्टोर है, A10, A11, A12 पे। फिर उसके बाद यहाँ पे B एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास अब i की वैल्यूज़ है 1, तो यहाँ पे B1, लेकिन यहाँ पे कैसे प्रिंट हो रहा है 1 + 1, तो B2। यहाँ पे B2 की वैल्यूज़ आ गई -18। आफ्टर दैट फिर से इंक्रीमेंट हो गया i में, अब i की वैल्यू 2 हो गई। ये वाला फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास ये वाले कोएफिशिएंट्स हैं A31, A32, A33 और B3, ये सारे के सारे आउटपुट में मिलेंगे। तो इस फॉर लूप के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी वर्किंग हुई, ये सारी की सारी हुई है वर्किंग, इसलिए कि हमने इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स एंटर करवाए हैं और उसके लिए 2 लूप यूज़ किए, एक आउटर लूप फॉर और एक इनर लूप उसके अंदर फिर से फॉर, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है इसलिए हमें 2 लूप यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है हमारा m = 1। यहाँ आपने लेबल दिया है लाइन, फिर हमने एक फॉर लूप किया, उसके अंदर की सारी वर्किंग फॉर लूप के अंदर फिर से फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर की इफ स्टेटमेंट, फिर xi की वैल्यूज़ और फिर से हमने कर रखा है m++। और फिर हमने एक ये कंडीशन लगा दी कि इफ़ m > ये 1 नहीं l है, m > l नंबर ऑफ इटरेशन जितनी हमने 5 डाली थी। जब अगर ये इससे स्मॉल है तो गो टू लाइन, मीन्स जो कंट्रोल है वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला फॉर लूप फिर से पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर m में इंक्रीमेंट होगा 2 <2 है अभी भी 3 से, गो टू लाइन, फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये सारी की सारी स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगी। तो इस गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से जो हमारी ये वाली कोडिंग है ये बार बार एग्जीक्यूट होगी फॉर m = 5 के लिए। जैसे 5 में इंक्रीमेंट 6 होगा तो 6 <= 5 वो पॉसिबल नहीं है, तो इसके एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। फिर हम इस सॉल्यूशन को प्रिंट करा देंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी x0, x1 और x2 के लिए इस फॉर लूप के हेल्प से वो प्रिंट हो जाए तीनों वैल्यूज़। अब यहाँ तक की जो वर्किंग है m++, यहाँ तक का जितना भी ये लॉजिक है ये सारे का सारा कैलकुलेट करेगा और हमें रिजल्ट देगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। m = 1, फॉर लूप i0 i <n, n में 3 है तो यहाँ पे i की वैल्यूज़ होंगी 0, 1 और 2, 3 बार ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। हमने इसमें फर्स्ट किया कि c = bi, i0 है, c = b0। फिर हमने फॉर लूप चलाया j = 0, j <n, j++। यहाँ पे भी कितनी बार n की वैल्यू 3 है, 0 से इनिशियलाइज किया, 3 से लेस देन मीन्स कितनी बार चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। अब इसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ i ≠ j, अगर i और j की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो, c = c - aij × xj। देखो i ≠ j हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब हम x0 की वैल्यूज़ निकालते हैं b0 में से तो ये दोनों टर्म्स इस साइड आकर माइनस होगी, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाता है a 0 0, इसमें यहाँ i और j दोनों की पोजीशन सेम है। और ये वाली जो टर्म्स माइनस हो रही है यहाँ पे देखो, 0 रो तो 1 कॉलम, 0 रो तो 2 कॉलम, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। मीन्स a0 0 वाले टर्म्स इधर आके माइनस नहीं होगा, वो नीचे आके डिवाइड में होता है। और ये डिवाइड वाला जो प्रोसेस है x0 = c/a0 0 हम इस स्टेप के बाद यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मीन्स पहले हम सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि इसको माइनस करना। अब इसको माइनस करने के लिए हमने पहले ये कंडीशन लगा दी कि i और j इक्वल ना हो। अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है i0 चल रहा है, j में 0, दोनों इक्वल है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट ना हो कि कंट्रोल वापस इनर वाले फॉर लूप में गया, j की वैल्यू 1 होगी। अब हमारा i0 और j की वैल्यू 1, दोनों की दोनों इक्वल नहीं है तो c क्या बन गया, c = c - a01 × x1।
सी में हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। अब ऊपर हम पहले कर चुके थे सी इज इक्वल टू B0, B0 में हमारी वैल्यूज़ है 17, ये जो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स एंटर कराए थे। B1 का मतलब B0 ही है, क्योंकि मेमोरी में जो स्टोर है B0 पे, हमने यहाँ पे आउटपुट में B1 यूज़ किया हुआ है, तो ये वैल्यू 17, इसको हमने C में सपोज कर लिया। फिर हमने लिखा कि C इज इक्वल टू C माइनस A01 इंटू X1, मीन्स ये वाली स्टेटमेंट जब I और J इक्वल नहीं है, I में 0 है J 1, तो C हमारा क्या बनता है C माइनस A01 इंटू X0। तो C में कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास B0 17 है, तो C इज इक्वल टू 17 माइनस A01 हमारा है कोफिशिएंट। तो A01 पे अगर हम यहाँ देखें, A01 हमारा कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हमने 1 एंटर कराई हुई है। इसमें अगर आप देखोगे ये वाली वैल्यूज़ A12, इसको हम A01 भी कह सकते हैं, क्योंकि मेमोरी में इस तरह से स्टोर है और यहाँ आउटपुट में हम इसको 1 और 2 में दिखा रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 है इंटू X1 हमने पहले इनिशियलाइज किए थे 0, X0, X1 और X2। यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ था ना कोफिशिएंट एंटर कराते वक्त, तो यहाँ पे X आई था, यहाँ पे X0 भी 0 फिर से एग्जीक्यूट हुआ, X1 भी 0, X2 भी 0। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है X1 की, वो हमारे पास है, वैल्यूज़ हम 0 ले रहे हैं। इसको हमने सोल्व कर लिया 17, तो अब हमारे पास C क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू 17। जैसे अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर से हमारे पास कंट्रोल इस वाले इनर लूप में आ गया। यहाँ पे J++, अब हमारे पास J++ में J की पहली वैल्यू 1 थी, यहाँ 2 होगी, I अभी भी 0 है और J की वैल्यू है 2। मीन जो फर्स्ट लूप I इज इक्वल टू 0 के लिए, ये वाला इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होता है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, और ये जो बीच वाला स्टेप है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब I और J इक्वल ना हो, क्योंकि अब हमारे पास I में 0 है और J में 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो एग्जीक्यूट होगा। C इज इक्वल टू बनेगा C में जो पहले वाली वैल्यू स्टोर हुई थी, मीन्स पहले C में अब कितना बना था हमारे पास कैलकुलेट करके 17, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू C की वैल्यू 17 माइनस A02, क्योंकि I 0 है और यहाँ पे J में हमारे पास 2 है, इंटू X2। तो C इज इक्वल टू 17 माइनस A02 इंटू X2। 17 A02 कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं, हमने पुट की -2 इंटू 0, इसको सॉल्व करोगे फिर से 17 ही वैल्यूज़ आ गई। अब जो इनर वाला लूप था, अब J की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि 3 लेस देन 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे आए XI, अब XI में हमारे पास 0 है, तो X0 इज इक्वल टू C अपॉन A00। C में कितनी वैल्यू आई 17, A00 जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है उसमें वैल्यू है 20, इसको हमने डिवाइड किया 0.85, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यूज आ गई। X0 कह लो या फिर इसको आप X1 कह लो, ये हो गया 0.81। आफ्टर दैट कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब ये वाला एग्जीक्यूट हो गया तो कंट्रोल वापस अब इस फॉर लूप पे आ गया। अभी ये जो जितनी हुई वर्किंग वो I इज इक्वल टू 0 के लिए इनर वाला लूप 3 बार चला, ये 0 1 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। अब फिर से हम यहाँ पे आ गए I में इंक्रीमेंट हो गया 1 लेस देन है 3 से, अब ये वाली चीज़ें फिर से एग्जीक्यूट होंगी। अब यहाँ पे 1 है तो C इज इक्वल टू B1 वाले हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू ले लेंगे, वो हमारे पास वैल्यूज आएंगी -18। फिर उसके बाद इनर लूप में चलेगा J 0 1 और 2 के लिए हम फिर से चेक करेंगे I और J इक्वल है या नहीं। अब I की वैल्यू पहले 1 है, J की वैल्यू 0 है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर से हमारे पास C निकलेगा C माइनस A10 इंटू X0। ये वैल्यूज़ आप इस स्टेटमेंट में पुट करोगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट ये मिल रही है। फिर इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे सारी। अब हमारे पास C कितना बन चुका है -18 माइनस A10 कोफिशिएंट की वैल्यू 3 इंटू में X0। अब X0 जो पहले निकला था 0.85 या फिर 17/20 कह लो, तो उस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हमने सोल्व किया, C की वैल्यूज़ बन गई -20.55। फिर उसके बाद ये वाली जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, अब ब्रैकेट लगी हुई है तो फॉर लूप, फिर यहाँ पे हम आगे J में इंक्रीमेंट हो गया, J की वैल्यू 1 और I की वैल्यू भी 1। जब I 1 और J 1 दोनों सेम है तो उसके लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, J इज इक्वल टू 2 I 1 J 2। तो अब C में हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, C इज इक्वल टू C माइनस, C में अब ये वाली वैल्यूज़ हैं -20.55 माइनस
और आई में 1, जे में 2, A12 इंटू x2 इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू डाल के कैलकुलेट करोगे। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट x1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई A11, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी -20.55, A11 20 है, इसको सोल्व किया -1.0275, तो x1 की वैल्यू ये बन गई। अब उसके बाद ये लूप कंप्लीट हुआ, आई के अंदर फिर से इंक्रीमेंट हो गया 2 के लिए, मतलब ये वाला जो लूप था 0, 1 और 2 3 टाइम्स चलता है, तो हर एक बार अंदर वाला लूप भी जो है 3 टाइम्स चलता है। अब उसके बाद फिर से i इज इक्वल टू 2 के लिए सी में वैल्यूज़ आ जाएंगी B2 की, और वो वैल्यूज़ होंगी 25, जे में 0, 1, 2 वैल्यूज़ डालोगे, फिर से आप चेक करोगे I2, J0 दोनों सेम नहीं है, यहाँ से सी की वैल्यूज़ निकलेगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब देखोगे 2 और 1 फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 और 2 इक्वल नहीं आएंगे तो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सी में फर्स्ट टाइम वैल्यूज़ आई 25, फिर आप इसको स्टेटमेंट में यहाँ पे पुट करके यहाँ से आप सेम जैसे पहले ऊपर ये वाला स्टेप्स कैलकुलेट हुए इसको रिपीट कर दोगे, तो x2 निकलेगा हमारा 25/20, तो ये वैल्यूज़ आ गई 1.25। मीन्स अब तक हमारे पास एक्चुअल में 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x0, x1, x2 जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। पहले तो हमारी 0, 0 वाली थी जब हमने इनिशियलाइज़ किया, फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ आ गई, अभी हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। अब हमारे पास क्योंकि ये वाले फॉर लूप i = 3 बार एग्जीक्यूट हो चुका है, अब है m++, पहले m में 1 था, यहाँ पे अब m में इंक्रीमेंट कितना हो गया 2, तो अब कंडीशन चेक करते हैं, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू l में हमारा 5 है, 2 लेस देन है 5 से, यस, तो कहने गो टू लाइन। लाइन का मतलब कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो अभी वर्किंग बताई है ये वर्किंग फिर से अब रिपीट हो जाएगी। मीन्स फिर से यहाँ पे i की वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए 3 बार एग्जीक्यूट होगा, हर एक के लिए जब i 0 है तो अंदर वाला लूप फिर से 3 बार चलेगा, i की वैल्यू जब 1 होगी फिर से ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, जब i की वैल्यू 2 होगी फिर से 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। वहाँ से हमारे पास नए x0, x1 और x2 आएंगे। फिर उसके बाद जब m की वैल्यू फिर से हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, अब 3 हो गया, 3 लेस देन है 5 से, फिर अब जो हमारे पास निकले हैं वेरिएबल्स x0, x1, x2 उनकी वैल्यूज़ हम इनमें यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा ये तब तक रिपीट होगा जब हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि दिस m इज़ लेस देन 5। मीन्स पहले 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए m इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 टाइम्स हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी लूप की एग्जीक्यूशन होगी। और जब नेक्स्ट टाइम 5 में यहाँ पे 6 आ जाएगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ हम प्रिंट करा देंगे कि द सॉल्यूशन इज़, अब हमें सोल्यूशन प्रिंट कराना है x0, x1 और x2, मतलब वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं 0, 1, 2। यहाँ पे i = 0, i लेस देन एंड i++, इस फॉर लूप की हेल्प से हम यहाँ वैल्यूज़ प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे i में अब 0 है तो ये वैल्यू यहाँ आ गई x0 पे क्या वैल्यू है, जो भी x0 वैल्यू में स्टोर होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे i का इंक्रीमेंट हो गया, x1 में वैल्यू जो स्टोर है वो प्रिंट होगी। नेक्स्ट फिर x2 में हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट होगी, /n यूज़ कर रहे हैं हम नेक्स्ट लाइन के लिए। तो जब ये हमारे पास 5 टाइम्स तक ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। इसकी आउटपुट हमें इस तरह से मिलेगी, x0 में 1.000, x1 में -1.00, x2 में 1.00। अब इन लूप्स की जो वर्किंग थी उन सबको देखो, आपको ध्यान रखने कितनी बार एग्जीक्यूट होते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा आपको रिपीट करा देते ये वाला, कि सबसे पहले इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, एंड नंबर ऑफ़ इक्वेशंस डाले, n में स्टोर कराए, नंबर ऑफ़ इटरेशन डाली 5, l में स्टोर कराया, उसके कोफिशिएंट्स डाले। कोफिशिएंट क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे में है तो इसलिए हमने फॉर लूप 2 बार यूज़ किया, एक बार आउटर लूप जो 3 टाइम्स चल रहा है, फिर उसके बाद इनर लूप जो 3 टाइम्स चल रहा है। इसमें हमने यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स x0, x1, x2 को पहले 0, 0 इनिशियलाइज़ किया। यहाँ पे हमने वैल्यू स्कैन कराई हैं। यहाँ पे i+1, j+1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम प्रिंट इस तरह से करना चाहते हैं कि a11, a12, a13, जबकि एक्चुअल में ये थे कि a00, a01, a02। इसको हमने प्रिंट कराया a11, a12, a13 में, ये a11 की पोजीशन, a12 की और a13 की। इसी तरह से हमने सेम इसको भी प्रिंट करा दिया, b1, b2, b3 को। फिर उसके बाद क्या, जो हमारे पास यहाँ से लेके ये वाला कंप्लीट लॉजिक इसकी वर्किंग होती है कि x0, x1, x2 निकालना है। यहाँ पे हम m = 1 इनिशियलाइज करते ताकि इसको हम काउंट कर सके हमारे पास कितनी इटरेशन हुई। इटरेशन हमने 5 ली थी, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाते हैं जब तक m में वैल्यूज़ 5 से लेस देन है
तो ये गो टू लाइन मतलब ये वाला लूप एग्जीक्यूट होता रहे, रिपीट होता रहे बार बार। और जैसे ये वैल्यूज़ बढ़ जाए, मीटर इटरेशन से ज़्यादा एग्जीक्यूट हम कराएंगे नहीं। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू इटरेशन से ज़्यादा हुई तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन को प्रिंट करा देंगे। और हर एक टाइम के लिए जैसे ये फॉर लूप आता है, ये वाला आउटर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होता है। तीनों बार एग्जीक्यूट होने में c की वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर j की वैल्यू 0 1 2 चेक करते हैं। जहाँ पे i और j इक्वल नहीं होंगे उसके लिए हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। ये c एक्चुअल में b0 b1 b2 के लिए यूज़ हुआ है। दोनों टर्म्स इधर आके माइनस होती हैं। जब आप इनकी वर्किंग करोगे तो इस चीज़ को ना आप ये ध्यान में रखना, फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हो रही हैं c की वैल्यूज़, जैसे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो हमारे पास c में c माइनस a01 इंटू x1, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे c माइनस कर रहे, c में क्या रो स्टोर हो, c माइनस, इस c में क्या वैल्यूज़ हैं, इस c में ये वाली कंप्लीट वैल्यूज़ हैं। कंप्लीट वैल्यूज़ मतलब जो सोल होगी हमारे पास 17, इस 17 का जो हमारे पास मतलब है ये कंप्लीट है कि c माइनस a01 इंटू x1 माइनस a02 इंटू x2, इसी लूप की सेकेंड टाइम की एग्जीक्यूशन। और ये इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले इसकी वर्किंग समझाई थी कि x0 में हमारे पास क्या है कि b0 माइनस a01 x1 माइनस a02 x2 डिवाइडेड बाय a00। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे थे c लेके। तो हमारे पास अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। यहाँ देखिए b0 a01 x1 माइनस a02 x2, इस b0 को हमने c लिखा है। तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ है c में a01 x1, फिर नेक्स्ट है यहाँ माइनस हो रही है a02 x2। मीन्स इस एक लाइन को लूप में बनाने के लिए पहले ये इतना एग्जीक्यूट कराते हैं, ये वाला पार्ट, फिर नेक्स्ट टाइम इसी वैल्यूज़ में से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं a02 x2, इसको नेम दे देते हैं c से, ताकि c में पुरानी वाली वैल्यू फिर से यहाँ पे यूज़ हो जाए। फिर जैसे c की वैल्यूज़ हमारे पास बन गई तो x0 हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, c डिवाइडेड बाई a00। तो यहाँ पे हमने c को डिवाइड किया 17 बाई a00 में वैल्यू है 20, जो कि हमें वैल्यू कैलकुलेट होगी x0 पे 0.85। तो इस वाले वर्किंग को ध्यान से समझना। और इसका ये जो मैंने वर्किंग पूरी ऐसे ज़रा सॉल्व किया है, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूँगी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसका यूज़ कर लेना। ये मेथड आपका कंप्लीट है, गॉस सीडल मेथड।